मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। ठीक है, चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, जगह है पर्याप्त। तो हम लोग बाबू काव्य मीमांसा को देख रहे थे। कहाँ से चलना है बाबू, कहाँ पहुँच गए हम लोग? द्वितीय अध्याय में हमको प्रवेश करना है बाबू। तो प्रथम अध्याय हमारा काव्य मीमांसा का समाप्त हो गया, देख लिया। आया कि नहीं आया? समझ में आया? आप लोग पाठ लगाए? ठीक, श्लोक लोग याद हो गया? क्या क्या श्लोक आए थे उसमें? अंतिम में आए थे ना कुछ? अंतिम पाठ में आए थे क्या? इति सूत्राण्यथैतेषां वाक्याभाष्यं भविष्यति समास व्यास विन्यासः शेष शिष्यहिताय नः चित्रोदाहरणैर्गुरुभिः ग्रन्थेन तु लगीयसि इयं न काव्यमीमांसा काव्यव्युत्पत्तिकारणम् इयं सा काव्यमीमांसा मीमांस्यो यत्र वाग्लवः वाग्लवं न स जानाति न विजानाति यस्विमान् या वरीयः संक्षिप्य मुनीनां मतविस्तरं व्याकरोत्काव्यमीमांसां कविभ्यो राजशेखरः। क्या आखिरी नहीं, पूरे में उन कर रहे थे। सर्व करो है कि नहीं? पूरे में यार ज़्यादा बुद्धि बढ़ जाए ना तब भी ये समस्या होती है कि नहीं है? आदमी को अपने को ज़्यादा बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। वो सामान्य प्रतिभा है ऐसा समझे तो अच्छा रहता है, क्योंकि वो तब क्या करेगा, सही मायने में जैसे अन्य लोग मेहनत कर रहे वैसे करेगा। जब वो ये समझने लगेगा कि हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं तब तो फिर क्या हो, तो फिर तो कहेगा ये लोग करे, हमारा तो एक बार देखने से हो जाएगा। तो फिर यही हालत होती है कि नहीं? गर्त की ओर अभिमुख हो जाते हैं, गर्त की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बुद्धिमान अपने आप को नहीं समझना चाहिए, है क्या नहीं? चलो, तभी की स्थिति है। तो अब हमको द्वितीय अध्याय में जाना है बाबू, है कि नहीं? उसको मजा आया कुछ ब्रह्म ज्ञान मिला उस पास। चलिए, तो नहीं समझ में आया समझ में? यही कहें। तो बाबू एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी ग्रंथ पढ़े ना तो उस ग्रंथ को पढ़ने से पहले 4 अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान होना जरूरी है। किसका बाबू? अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान होना जरूरी है। किसका नयन? अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय मतलब 4 अनुबंध, ठीक है ना? 4 अनुबंध हैं। कितने अनुबंध है? 4 अनुबंध। वो चारों अनुबंधों का ज्ञान होना जरूरी है। आया कि नहीं आया? ये 4 अनुबंधों का जब ज्ञान रहता है ना, चारों अनुबंधों का ज्ञान, तभी आदमी उस ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्त होता है। क्या होता है? प्रवृत्त होता है। कब? जब उसको अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान हो, अथवा तो चारों अनुबंध का ज्ञान हो, जो भी बोलो। आया कि नहीं आया? क्या है वो 4 अनुबंध? आप जानते हैं बाबू? 4 अनुबंध क्या है? इसको लिख लो बाबू, श्लोकात्मक है। संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम। लिख लो बाबू, श्लोक याद कर लेना। इसमें परिगणन करके बता दिया है कि अनुबंध चतुष्टय है। संबंधश्चाधिकारी च संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम। विनानुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। विनानुबंधम, बिना अनुबंधम, अकस्माणी दीर्घ लगा दिया। विनानुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। श्लोक याद होना चाहिए बाबू।
ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। समझ में आया? बोलो नयन। विषयश्च प्रयोजनम। चुटू तुम बराबर लिखे, बोलो चुटू बोलो। संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम विनानुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शिष्यते। शस्यते आया कि नहीं आया? यही तो कह रहे हैं कि कौन कौन है बाबू? संबंध च अधिकारी। अधिकारी अलग निकाल लेना। चार अनुबंध कौन है? तो पूर्वार्ध जो है ना पूरा, उसमें वही गिना है। चार कौन है? संबंध हो गया, फिर अधिकारी हो गया, फिर विषय हो गया, और फिर प्रयोजन हो गया। कौन कौन चुटू? संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन। ये चार को ही क्या कहते हैं बाबू? अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। आया कि नहीं आया? और ये अनुबंध चतुष्टय, ऐसे अनुबंधम विना, उत्तरार्ध का भी अर्थ समझो बाबू। बिना अनुबंधम कहा ना, मतलब अनुबंधम विना मतलब अनुबंध के बिना ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। अनुबंध के बिना ग्रंथ में मंगल मतलब मंगलाचरण जो है वो नैव शस्यते, नैव प्रशस्यते, प्रशस्त नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता। मतलब आप ग्रंथ का मंगलाचरण करो बाबू, तो ये चार चीज को उसमें साथ ही साथ जरूर बता दो। किस चार को? संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन। आया कि नहीं आया? इन चारों को जरूर आप मंगलाचरण करते समय बता दो। ग्रंथ के आरंभ में ही बता दो। ऐसा जहाँ किया जाता है वो तो वहाँ पर वो ग्रंथ वो मंगल तो क्या होता है? प्रशस्त माना जाता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन जहाँ पर ऐसे अनुबंधों को न बताया जाए बाबू, उत्तरार्ध क्या कह रहा है? अनुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। ग्रंथ के आदि में जो मंगल है वो न शस्यते। कब न शस्यते बाबू? बिना अनुबंधम मतलब अनुबंध के बिना। यदि अनुबंध आप नहीं बताते हैं तो वो मंगल फिर अच्छा नहीं है। मंगल जब आप करो तो उसी समय आप क्या बता दो? वहाँ पर अनुबंध चतुष्टय को बता दो। आया कि नहीं? अब कौन अनुबंध चतुष्टय है उसको थोड़ा समझ लिया जाए। कौन कौन है बाबू? संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन। देखो बाबू, सबसे पहले विषय, ठीक है ना? थोड़ा इधर विषय आया ना उसमें, तो विषय पता होना चाहिए आपको। विषय शुरुआत में बताना चाहिए, ग्रंथ का विषय क्या है। ध्यान दीजिएगा बाबू, महत्वपूर्ण बात है, इसको हृदयंगम कर लीजिए एक ही बार में, है कि नहीं है? कि ग्रंथ के आरंभ में आपको बताना चाहिए ग्रंथ का विषय क्या है। मतलब इस ग्रंथ में का विषय क्या, मतलब इस ग्रंथ में हमने किस विषय का निरूपण किया, किस मुद्दे पे हमने चर्चा की, बता देना चाहिए ना, ये बताना चाहिए। तभी आदमी की उस ग्रंथ के अध्ययन में क्या होती बाबू? प्रवृत्ति होती है। आपको पता ही नहीं है, मान लीजिए कोई ग्रंथ है, मान लीजिए ये ग्रंथ है, इसको बताओ तुम पढ़ने में प्रवृत्त होगे इस ग्रंथ को? नहीं पढ़ने में प्रवृत्त हो। क्यों नहीं पढ़ने में वो प्रवृत्त हो गए? क्योंकि तुमको पता ही नहीं इस ग्रंथ में है क्या। जब हम कह दे कि भाई ये ग्रंथ है तो इसका तो चूंकि आप पढ़े हुए हैं कि भाई विषय क्या है कि नहीं है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि हाँ हम पढ़ेंगे। वरना ऐसे ही नहीं ना, कोई भी ग्रंथ, ये लाइब्रेरी ये देखो ये सब ढेर लगा है, जाओ पढ़ो, बताओ पढ़ो जाओ। हम भी देखे कैसे पढ़ते हो, नहीं ना पढ़ते हम लोग। क्यों? क्योंकि विषय ही नहीं पता है। तो विषय का ज्ञान होना बाबू जरूरी है। तभी क्या होता है बाबू, आदमी उस ग्रंथ को पढ़ने में प्रवृत्त होगा, ग्रंथाध्ययन में उसकी क्या होगी? प्रवृत्ति होगी। आया कि नहीं? कब? जब उसको विषय का ज्ञान हो तब। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? इसी प्रकार बाबू अधिकारी का भी ज्ञान होना चाहिए। नंबर 1 का तो बता दिए, क्या बता दिए? उस ग्रंथ के विषय का ज्ञान होना चाहिए। इस ग्रंथ में किस चीज का निरूपण किया बताइए कुछ, तब तो आती हो। दूसरा का अधिकारी का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? अधिकारी का ज्ञान होना चाहिए कि भाई इस ग्रंथ अधिकारी, अधिकारी किसको कहते हैं? अधिकारी मतलब अधिकार वाला। मतलब ये ग्रंथ है, मान लीजिए काव्य मीमांसा, तो उसको पढ़ने का अधिकारी कौन है, यह ज्ञान होना चाहिए ना हमको, कि कौन इसको पढ़ सकता है। आया कि नहीं?
जैसे आपका व्याकरण में महाभाष्य है, चाहे व्याकरण की प्रौढ़ मनोरमा टीका है, तो हमको ये पता, मान लीजिए हमको पता चल गया ये व्याकरण का ग्रंथ है, इसमें व्याकरण के सूत्रों के बारे में चर्चा है, विषय का ज्ञान हमको हो गया, लेकिन तब भी हम प्रवृत्त होते हैं क्या प्रौढ़ मनोरमा आदि को पढ़ना? क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता, अधिकारी का ज्ञान हमको नहीं, इसमें अधिकारी कौन है, आया कि नहीं आया? हम देखेंगे ना पहले कि हम इसमें अधिकारी है कि नहीं इसको पढ़ने के, है कि नहीं है? सीधे लास्ट वाले ग्रंथ में कुछ पढ़ेंगे तो क्या समझ में आएगा? खाक समझ में आएगा? नहीं ना समझ में आएगा। अधिकारी का ज्ञान होना जरूरी है, कहने के तात्पर्य बाबू कि इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है, ये अधिकारी का ज्ञान भी जरूरी है। कौन दो हो गए बाबू? विषय और अधिकारी। तो इन दोनों का ज्ञान होना चाहिए, तभी आदमी क्या होता है, उस ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्त होता है। आया कि नहीं? चलिए कर दिए। फिर क्या आया? संबंध और प्रयोजन। प्रयोजन बाबू ये भी महत्वपूर्ण है, प्रयोजन भी पता होना चाहिए। इस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयोजन क्या है, प्रयोजन का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि इस ग्रंथ के अध्ययन से मतलब प्रयोजन क्या है, फल क्या है? प्रयोजन मतलब फल। फल का इससे होगा क्या? मान लीजिए हम काव्य मीमांसा पढ़ेंगे तो इससे हमको क्या लाभ होगा, ये पता होना चाहिए ना। ये पता ही नहीं हो और ग्रंथ में कोई पढ़ने चलता है कोई भी। आप लघु सिद्धांत पढ़ना चालू किए तो शुरुआत में आपने जाना ना कि भाई आपको 10 दिन तो यही बताया गया लघु सिद्धांत का कि भाई इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, इसको पढ़ो तो इससे क्या होगा, यही करते चले थे कि नहीं चले थे? कि भाई इसको पढ़ लो तो संस्कृत का वो सब संस्कृत में सब ग्रंथों में प्रवेश हो जाएगा, उसकी भाषा जान लेंगे, सब जान लेंगे, कहीं वो ना होगा, कितने सारी बातें बताएंगे। तो क्या है बाबू? प्रयोजन मतलब फल। फल का ज्ञान होना जरूरी है। कोई भी ग्रंथ का अध्ययन करना हो तो उस ग्रंथ के अध्ययन का प्रयोजन क्या है, फल क्या है, लाभ क्या होगा हमको, है कि नहीं है? वो उसका ज्ञान होना जरूरी है। कितनी चीज हो गए बाबू? तीन। कौन कौन? विषय, अधिकारी, प्रयोजन। और एक तो और बच गया, कौन बाबू? संबंध। संबंध का ज्ञान भी होना जरूरी है कि नहीं? संबंध का ज्ञान होना भी जरूरी है। संबंध किसका संबंध? हमारा और ग्रंथ का। आया कि नहीं? हमारा और ग्रंथ का, हम दोनों का संबंध देखो, हमारा क्या संबंध है इस ग्रंथ के साथ। आया कि नहीं आया? संबंध का, वरना कहेंगे हमको क्या लेना देना इससे, हटाओ इसको, ये करेगा ना आदमी। संबंध पता होगा कि भाई नहीं आपका और इस ग्रंथ का संबंध है। क्या संबंध है? तो कोई भी संबंध है जो भी रहेगा जहाँ पर। आया कि ना? तो संबंध कि भाई हमारे इस ग्रंथ के साथ क्या रिलेशन है, संबंध क्या है कि नहीं? तो संबंध का ज्ञान भी जरूरी है। तो ये चारों का जब ज्ञान रहेगा, चारों का कौन कौन का चुटू? संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन। ये श्लोक के अनुसार बोलोगे गड़बड़ाओगे नहीं। आया कि नहीं? ये चारों का जब आपको ज्ञान रहेगा तो आप क्या करेंगे, जब ज्ञान हो जाएगा तो आपकी उस ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति हो जाएगी। आया कि नहीं? तो इसलिए ये जो अनुबंध चतुष्टय उसको ग्रंथ के शुरुआत में ही बता देना उचित रहता है। कोई भी ग्रंथ लिखे ना तो उसके शुरुआत में ही बता देना कि इस ग्रंथ को पढ़ने से क्या लाभ होगा, मतलब प्रयोजन बता दे, इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है ये बता दे, इस ग्रंथ का मूडी मत हिलाओ, इस ग्रंथ का विषय क्या है ये बता दे, और इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है ये बता दे। तो आदमी उसमें प्रवृत्त हो जाएगा। आया कि नहीं? अपना जानेगा ना कि हाँ ये चीज है, वरना कोई आदमी इस चारों चीजों को जाने बिना कभी कोई ग्रंथ में उसकी अध्ययन में प्रवृत्ति नहीं होगी, ये पक्की बात है। तो इसलिए ये चारों को जानना जरूरी है कि नहीं? तो फिलहाल चूंकि हमारा काव्य मीमांसा ग्रंथ चल रहा है, कौन ग्रंथ चल रहा है? काव्य मीमांसा ग्रंथ। किसका है ये ग्रंथ? राजशेखर का, है कि नहीं? उस ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है तो उसमें हमको इस चारों चीजों को जानना पड़ेगा। अनुबंध चतुष्टय को जानना पड़ेगा कि इसके अनुबंध चतुष्टय कौन कौन है। आया कि नहीं आया? इसका अधिकारी कौन है, इसका विषय क्या है, इससे पढ़ने से प्रयोजन क्या है, फल क्या मिलेगा, और इसका वो संबंध क्या है, ये बताना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? तो एक एक चीज को देख लिया जाए। आपने प्रथम अध्याय पढ़ ही लिया है और ग्रंथकार ने चारों चीज बता भी दी है कि नहीं है? जैसे कि इस ग्रंथ में विषय क्या है, सबसे पहले विषय की चर्चा करें। काव्य मीमांसा ग्रंथ का विषय क्या है? तो कहीं पर आई चर्चा कुछ
इस काव्य मीमांसा ग्रंथ का विषय क्या है? प्रथम अध्याय पढ़ा ना, तो कुछ आया इस ग्रंथ का विषय क्या है? तो विषय कहीं बताया, कहीं से पता चला इस ग्रंथ का क्या विषय है? बोलो। पागल हो तो अंदर का ग्रंथ का विवेचन कैसे किया है, क्या क्या है, ये सब है, कितने अध्याय है, विषय थोड़ी न हुआ। वो विषय का मतलब ये थोड़ी न होता हम कहते इसमें 18 अध्याय, वो विषय हुआ। 18 अधिकरण ये विषय हुआ। ये कौन विषय हुआ? विषय बता, इसका विषय क्या है? इस ग्रंथ में किस विषय का प्रतिपादन किया गया है? काव्य। अरे शुरुआत पे ही तो कहे अथातः काव्यम मीमांसिष्यामहे। ये अब काव्य की मीमांसा करने जा रहे हैं, तो विषय नहीं पता चल गया कि इसमें काव्य संबंधित चर्चा की होगी, काव्य का विचार मीमांसा की गई होगी, विचार किया गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ से भी आ रहा है, और आगे जो अंतिम अंतिम में जो श्लोक लिखे हैं वहां पर भी तो बताया काव्य मीमांसा यत्र मीमांस्यो वाग्लवः। तो श्लोक था ना, क्या था? मीमांसा मीमांस्यो यत्र वाग्लवं स न जानाति। इतना ही बोलो, यही पंक्ति काम है हमको। क्या? इयं सा काव्य मीमांसा मीमांस्यो यत्र वाग्लवः। यही तो है। देखो बता नहीं दिया विषय कि इयं सा काव्य मीमांसा, ये वही काव्य मीमांसा है। कौन सी? कि यत्र वाग्लवः मीमांस्यः। वाणी का लव, वाणी का तो एक कण अंश भी जिसमें विचार किया गया। अपि शब्द का आक्षेप करवाए थे ना, वरना नहीं करोगे तो बैठेगा नहीं। अरे वाणी का लव जिसमें विचार किया गया, मतलब वाणी का अंश का जिसमें विचार किया गया, तो कहेंगे हटाओ फिर हम इसको काहे पढ़ेंगे, समस्या हो जाएगी ना। तो क्या कहे थे उसके लिए? अपि शब्द का आक्षेप कर लेंगे। तो वाग्लवोपि यत्र मीमांस्यः, मतलब वाणी के लव को, अंश को भी जहाँ विचार किया गया, मतलब एक एक अंश का जहाँ विचार किया गया है वाणी संबंधित, उसको वो ये काव्य मीमांसा है। तो इसके द्वारा इस ग्रंथ में विषय क्या है नहीं पता चल रहा है कि वाणी संबंधित है कि नहीं है, शब्द और अर्थ संबंधित यहाँ पर क्या चर्चा की जाएगी। आया कि नहीं? काव्य की चर्चा की जाए, बार बार कह रहे काव्य की चर्चा की जाएगी, काव्य की चर्चा की जाए। तो काव्य इसका क्या है बाबू? विषय है। ये काव्य मीमांसा ग्रंथ का क्या विषय है? काव्य। काव्यम विषय। आया कि नहीं? काव्य इसका विषय है। तो विषय पता चला, इस ग्रंथ का विषय क्या है कि नहीं है? कि इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य मतलब बताया जाना विषय क्या है, तो काव्य है। और क्या है? ठीक हुआ। और दूसरा क्या जानना था बाबू? विषय के साथ, विषय के बाद अधिकारी। इसका अधिकारी कौन है भाई? अधिकारी बताओ, अधिकारी कौन है? तो बताओ अधिकारी। आप लोग प्रथम अध्याय पढ़ ही लिए ना, इसमें बताया कहीं आया हो तो बताओ। अधिकारी बताओ, अधिकारी कौन है? इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है? कोई भी आके मुंह उठा के चल देगा तो थोड़ी नहीं चल पाएगा। इसका अधिकारी कौन है? काव्य विद्या स्नातक। ये कहाँ ऐसा काव्य विद्या का स्नातक? ये कहाँ? वो अधिकारी थोड़ी नहीं बता, वो तो परंपरा बता रहे कि कौन किसको दिया। आप लोगों को तो बिल्कुल शऊर नहीं ग्रंथों का कि कहाँ से कैसे निकाला जाए, कुछ भी बोल रहे हैं। अरे वो तो परंपरा बता रहे कि किसने किसको दिया, उसमें थोड़ी निकलता है। व्याकरण न्याय कुछ नहीं। व्याकरण क्या व्याकरण? व्याकरण क्या व्याकरण? इधर थोड़ी व्याकरण का डंका बजेगा। कौन अधिकारी? तो किसके लिए ये ग्रंथ बनाए थे? कुछ लिखे थे? अंतिम वाला श्लोक बोलो जरा। यायावरीयः संक्षिप्य मुनीनां मतविस्तरं व्याकरोत् काव्यमीमांसां कविभ्यो राजशेखरः। किसके लिए ये ग्रंथ है? कविभ्यः, कवि के लिए है। आया कि नहीं आया? कवि इसका अधिकारी होगा ना। आया कि नहीं आया? कवि इसका अधिकारी होगा। तो फिर नहीं बता रहा है, अधिकारी बता रहे हैं ना कि किसके लिए ग्रंथ किया गया। तो जिसके लिए कहा गया वही तो उसका अधिकारी होगा। नहीं समझ में आया? ठीक हुआ।
ये कवि राज से, इससे पता चल रहा है कवियों के लिए कवि ही इसके अधिकारी है। आया कि नहीं आया? तो अपना अपना देख लीजिए सब कि अपने है कि नहीं है कि नहीं है। ये सब ऐसे ही आ गए देव वेव सब, है कि नहीं है, कोई बिना मतलब के। और फिर याद न करे तो और गर्त में चले जाएंगे। चलिए, तो कवियों के लिए कवि अधिकारी हो गए, पता चला। विषय क्या है बाबू, क्या निकला? काव्य विषय है। अधिकारी कौन है? कवि अधिकारी है, ये अधिकारी हो गया। फिर क्या चीज देखनी है बाबू? संबंध को छोड़ो, प्रयोजन को समझना। इसका प्रयोजन क्या है भाई? इसको काव्य मीमांसा को पढ़ेंगे तो इससे लाभ क्या होगा? प्रयोजन क्या है इसको पढ़ते हैं? रुपए पैसे मिलेंगे कुछ मतलब कहीं से हैं? क्या प्रयोजन क्या है फिर बताओ, बताए प्रयोजन। वो उसमें प्रयोजन क्या आया चुटू, बताओ कैसे आया, बताओ क्या वागलवम न जाना थी न जाना थी। मतलब जो काव्य मीमांसा को नहीं जानता है वो वाक्य लव को भी नहीं जानता, आणी के अंश को भी नहीं जानता है, उसमें क्या आया? प्रयोजन थोड़ा हुआ। अरे इयम सा काव्य मीमांसा काव्य व्युत्पत्ति कारणम, नहीं बताया? इयम सा काव्य, ये जो काव्य मीमांसा है कि नहीं है, वो क्या है? तो काव्य व्युत्पत्ति कारणम है कि नहीं, काव्य व्युत्पत्ति का कारण है, काव्य का ज्ञान का कारण है। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर इस ग्रंथ का पढ़ने से क्या लाभ होगा बाबू? तो हमको काव्य विषय का ज्ञान हो जाएगा, मतलब काव्य संबंधित ज्ञान हो जाएगा। काव्य किसको कहते, कवि किसको कहते हैं, कवि कैसा होना चाहिए, कवि की चर्या कैसी होनी चाहिए, है कि नहीं? यही सब मुद्दे विचार, शास्त्र क्या है, काव्य क्या है, ये सब बातें विचार की जाएगी ना, तो काव्य संबंधित ज्ञान हो जाएगा। काव्य व्युत्पत्ति कारणम, काव्य मीमांसा को कहा था कि नहीं कहा था कि ये काव्य मीमांसा जो है वो क्या है? काव्य व्युत्पत्ति कारणम। काव्य मीमांसा काव्य व्युत्पत्ति कारणम। हाँ, तो क्या है चुटू, काव्य मीमांसा क्या है? काव्य के व्युत्पत्ति का कारण है। व्युत्पत्ति का मतलब, व्युत्पत्ति मतलब ज्ञान, व्युत्पत्ति मतलब ज्ञान। काव्य ज्ञान का कारण है, काव्य के ज्ञान का कारण है, काव्य की व्युत्पत्ति का कारण है। ठीक हुआ? तो काव्य ज्ञान ही इसका क्या है बाबू? प्रयोजन है। समझ में आया? तीनों पूछेंगे अभी, है कि नहीं है? बताओ चुटू, बताओ कौन विषय हुआ, कौन अधिकारी हुआ और क्या प्रयोजन हुआ, बताओ। विषय हुआ काव्य, काव्य विषय हो गया, बहुत सुंदर। और अधिकारी हुआ कवि, कवि विषय वो अधिकारी हो गया। हाँ। और प्रयोजन हुआ काव्य का ज्ञान। हाँ, काव्य ज्ञान। आया कि नहीं आया? बहुत सुंदर। ये क्या हो गया बाबू? उसका प्रयोजन हो गया। इसको पढ़ने से और क्या, यही तो लाभ होगा कि काव्य विषय का आपको ज्ञान हो जाएगा, साहित्य शास्त्र का आपको ज्ञान करा देगा, इसकी परंपरा बता देगा, ये सबसे बता देगा कि नहीं बता देगा, तो काव्य संबंधित आपको ज्ञान हो जाएगा। यही तो कर दिया। और अब कौन सी चीज देखना रह गए? संबंध। तो हमारा और इसका संबंध क्या है, मतलब ग्रंथ पढ़ने वाले का और ग्रंथ का संबंध क्या है, दोनों के बीच का बताओ। अब ये कहीं कहा हो तो ये भी बता दो, बताओ क्या संबंध है। तो बाबू संबंध बताने की जरूरत नहीं होती है, संबंध अपने समझ लेना होता है। बोध्य बोधक भाव संबंध बाबू। कौन संबंध? बोध्य बोधक भाव संबंध। आया कि नहीं आया? ये ग्रंथ जो है वो क्या है बाबू? बोधक है ना, बोधक है, किसी भी बोध कराने वाला। बोधक मतलब बोध कराने वाला। ग्रंथ हो गया बोधक, और हम क्या हो गए? पढ़ने वाले जो है वो क्या हो गए? बोध्य हो गए। तो दोनों के बीच का संबंध क्या हो जाएगा? बोध्य बोधक भाव संबंध। भाव शब्द जोड़ देना। आया कि नहीं? जैसे पिता और पुत्र के बीच का क्या संबंध होता है चुटू? पिता पुत्र के बीच का क्या संबंध होता है? चलो ये बताओ, चलो लोक में ही बता दो। जन्य जनक, पूरा बोलो। जन्य जनक भाव संबंध। आवाज नहीं आ रही है, आवाज तुम्हारी वीडियो में कहीं आती ही नहीं है, चू चू करते रहते। जन्य जनक भाव संबंध, यही तो संबंध है। अरे एक जन्य है, एक जनक है। पिता और पुत्र में कौन जन्य है, कौन जनक है? बताओ ना यार।
हाँ। और जन्य वो पुत्र पुत्र है, वो जन्य है। अरे जनक मतलब पैदा करने वाला, करने वाला। और जन्य मतलब पैदा पैदा होने होने वाला। वाला। है कि नहीं है? और कौन सी आपको लठबाजी लठ वो कौन सी वाली लठमार भाषा में समझाया आपको, आया कि नहीं आया? तो यही तो जन्य और दोनों के बीच का संबंध जन्य जनक भाव संबंध नहीं होगा? हाँ। यही तो संबंध होगा, जन्य जनक भाव संबंध। यहाँ पर भी प्रकृति में बाबू ग्रंथ का और हमारा क्या संबंध है? तो जन्य जनक भाव नहीं ना होगा। ये थोड़ी ना हम इससे थोड़ी पैदा होते हैं, है कि नहीं है? जन्य जनक भाव संबंध नहीं, कौन संबंध है? बोध्य बोध्य भाव संबंध है। आया कि नहीं? हाँ। कौन बोधक है, कौन बोध्य है? बताओ नहीं। ग्रंथ जो है वो बोध्य है, ग्रंथ बोधक है। बोधक है, और नहीं, ग्रंथ है बोध्य और ग्रंथ बोध्य है, और तू नहीं, ग्रंथ बोध है। बोध्य है ना? नहीं, बोध है। बोध्य और बोधक दो ही शब्द है, तीसरा कोई विकल्प नहीं है इस संसार में। बोधक, अरे नाम से जानो, बोधम करोति इति बोधक, बोध को करने वाला बोधक। और बोध्य हुआ है जो बोध जिसको पैदा होता है, बोध जिसको होता है वो बोध्य हुआ। ग्रंथ बोध्य है और हम बोधक। हाँ, मतलब हम ग्रंथ को पढ़ाएंगे, आए समझा? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं। ग्रंथ को लड़े हो, ग्रंथ को मार मार के सिखाएंगे। हम हैं? बोधक हैं। ऐसे कैसे बोल रहे हो? ये तब तो बोधक होंगे आप। बड़ा विचित्र है, बोलो भाई। ग्रंथ बोधक है और हम बोध्य हैं। बोध्य है, यही तो सीधी सादी बात है। तो बोध्य बोधक भाव संबंध, ये अपने से समझना होता है कि कौन सा संबंध है। यही संबंध होगा, और क्या संबंध होगा? चाहे कोनो ग्रंथ ले लो, उसके साथ आपका क्या संबंध होगा? बोध्य बोधक भाव संबंध होगा। आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? चलिए, तो संबंध यही कर लेते हैं। आया कि नहीं? ग्रंथ का संबंध, ग्रंथ का और उस ग्रंथ में जो विषय है, ग्रंथ का और ग्रंथ में जो विषय है, उन दोनों के बीच का क्या संबंध होगा? संबंध जब विचार करे तो वो भी संबंध विचार कर लेना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? ग्रंथ का और ग्रंथ में जो विषय है बाबू, क्या क्या? ग्रंथ का और ग्रंथ में जो विषय है, इन दोनों के बीच का क्या संबंध है, ये भी विचार कर लेना चाहिए। जो संबंध की विचार करो तो कि क्या संबंध है, बताओ। अरे एक प्रतिपादक है, एक प्रतिपाद्य है। ग्रंथ जो है उस विषय का क्या होगा? प्रतिपादक होगा। ग्रंथ प्रतिपादक होगा ना? अरे प्रतिपादन करने वाला, वो तो प्रतिपादक हुआ। हाँ। और विषय जो है वो क्या हुआ? उसके द्वारा प्रतिपाद्य हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो दोनों के बीच का संबंध बोलो चुप। प्रतिपाद्य पादक प्रतिपादक भाव संबंध, यही तो कर लेते हैं। सरल है बाबू, एक बार संबंध पकड़ना सीखे तो फिर सब सीख लेंगे। नहीं समझ में आए कौन संबंध होगा? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। नहीं समझ में आया? कौन प्रतिपादक, कौन प्रतिपाद्य? बताओ। समझे कि नहीं? किसके बीच का संबंध कह रहे हो? ग्रंथ का और ग्रंथ में जो विषय है, दोनों अलग अलग चीज है ना। हाँ। अरे ग्रंथ एक पूरा एक ग्रंथ हो गया, मान लीजिए एक ग्रंथ हो गया। इसका जो विषय मतलब ये जिस चीज को बता रहा है वो विषय हुआ उसका। हाँ। तो विषय और इस ग्रंथ का दोनों का संबंध क्या है? तो आप लोग कह रहे हैं कि प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। बिल्कुल सही उत्तर। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि कौन प्रतिपादक है और कौन प्रतिपाद्य है? उल्टा बोले नहीं कि नयन बोलो। हाँ बोलो, गलत ही निकलेगा। ग्रंथ है प्रतिपादक और बहुत सुंदर, आया कि ना? और विषय जो है वो प्रतिपाद्य। अरे सीधी सी बात है, प्रतिपादनम करोति इति प्रतिपादक। तो ग्रंथ हो गया प्रतिपादन करने वाला, और प्रतिपाद्य कौन हो गया? विषय हो गया। तो दोनों के बीच का यही संबंध हो गया। तो संबंध चाहे ग्रंथ का और उसको पढ़ने वाले का देखो, चाहे ग्रंथ का और उस ग्रंथ के विषय का देखो, संबंध यही दोनों रहेंगे। चाहे कोनो ग्रंथ पढ़ो यही तो होगा। और क्या संबंध होगा? यही तो संबंध नहीं होगा? बताओ चुटू। ग्रंथ का और ग्रंथाध्येता का, ग्रंथाध्येता मतलब पढ़ने वाला, अध्येता मतलब पढ़ने वाला, उन दोनों के बीच का क्या संबंध होगा? बोध्य बोधक भाव संबंध। ग्रंथ का और उसमें रहे विषय का क्या होगा? प्रतिपाद्य भाद्य, भाद्य क्या करो? भाद्रपद चल रहा है।
प्रतिपाद्य हाँ, शब्द में याद रहते हैं। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, यही तो संबंध होगा, और क्या संबंध होगा। तो ये चारों, ये अपने से ये, समझ लेना हाँ। होता है। ये सब चीजें लिख के नहीं ना बताई जाती, अपने समझ लो, यही होगा उसका। चलिए, तो ये संबंध हो गया, चारों विषय का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया। अब ये जब चारों का ज्ञान हो जाए तो आदमी उसको पढ़ने में प्रवृत्त होता है। आया कि नहीं? तो आप अपने से समझिए, होता है कि नहीं होता है ऐसा कि ये चारों चीज़ों को जब जानेगा तभी तो आदमी उस ग्रंथ को पढ़ने में प्रवृत्त होगा। ये चारों में से कोई चीज़ न पता हो तो थोड़ी न प्रवृत्त होता है। एक भी चीज़ न पता हो तो काम नहीं चलेगा, चारों पता होनी चाहिए। क्या क्या? इस ग्रंथ का विषय क्या है, इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ का पढ़ने का प्रयोजन क्या है, और इस ग्रंथ का संबंध क्या है, इस ग्रंथ का किसके साथ संबंध क्या है, ग्रंथ के अध्येता का संबंध क्या है, अथवा तो ग्रंथ का और विषय का संबंध क्या है। ये जब चारों चीजों का पता रहेगा तभी आदमी उस ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्त होगा। इसीलिए कोई भी ग्रंथ लिखो तो उसके शुरुआत में अनुबंध चतुष्टय की विचार जरूर कर लेना चाहिए। आया कि नहीं? हाँ। जो कि राजशेखर जी ने कर दिया है प्रथम अध्याय में। कर दिया कि नहीं कर दिया? उन जगहों पे स्पष्ट कर दिया इस ग्रंथ का विषय क्या है, अधिकारी क्या है, प्रयोजन क्या है और संबंध क्या है। ये सब चीजें बता दी। नहीं समझ में आया बाबू? तो ये ध्यान रखिएगा। और ये अनुबंध चतुष्टय का लक्षण जानते हैं? बोलो लक्षण, बोलो अनुबंध चतुष्टय का लक्षण बोलो। अनुबंध का चतुष्टय का लक्षण बोलो। ग्रंथाध्ययन बोलो बोलो, तुम बोलो। ग्रंथाध्ययन विषय संबंध प्रयोजनत्वम् बस उसका लक्षण बना रहे हो। ये चारों का मिलके एक लक्षण बना रहे हो और वो चारों का नाम ले रहे हो लक्षण में, पागल तरीका। ऐसा कौन सा लक्षण बनता? देखो सुनो यार, कुछ तो अता पता है नहीं तो निकल पड़े। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम्। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम् अनुबंधस्य लक्षणम्। यही तो कर लेंगे चुटू। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम्। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम् अनुबंधस्य लक्षणम्। क्या बोलो? ऐसा चल बोलो। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम् अनुबंधस्य लक्षणम्। बोलो चुटू। ग्रंथाध्ययन दो व आ जाए तो इसके तो जान निकल जाती है। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम् अनुबंधस्य लक्षणम्। बोलो भाई। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम् अनुबंधस्य लक्षणम्। आया कि नहीं आया? बोलो नया। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति ज्ञान विषय प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम्। झटके मत मारो, आराम से बोलो। प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषय, ऐसे क्या कर रहे हो? सब आता है कि नहीं? समझो इसको बाबू, है कि नहीं? ये किसका लक्षण है बाबू? अनुबंध का लक्षण है। अनुबंध का मतलब किसका? अनुबंध कौन कौन है? 400 है ना? कौन? विषय, अधिकारी, प्रयोजन, संबंध। आया कि नहीं आया? अरे इधर उधर मत करो, वो श्लोक में जिस क्रम से लिखा है उसी क्रम से बोलो। संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन। वरना सब लोग अपना अपना बुद्धों के शिष्यों की बातें अलग अलग संप्रदाय खोलेंगे बेवकूफ तरीके। आया कि नहीं आया? तो ये 4 अनुबंध है, इन्हीं का लक्षण है। तो इन चारों में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अरे इसका लक्षण है तो इसमें जाना चाहिए। तो ये जरा घटा करके देख भी लिया जाए। क्या कह रहा है बाबू? ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक जो ज्ञान है कि नहीं है? ग्रंथ के अध्ययन में जो प्रवृत्ति होती है सबकी, उस प्रवृत्ति का प्रयोजक मतलब चुटू हेतु। सुनो यार, लड़कियों को भी तो कुछ बोलने दो। आप लोग तो सब आए हैं सब भूगोल से। हाँ, प्रयोजक मतलब
प्रयोजन कारणीभूत, कारण, प्रयोजक मतलब कारण, कारणीभूत जो ज्ञान, ग्रंथाध्ययन की प्रवृत्ति में प्रकारणीभूत जो ज्ञान, प्रयोजक ज्ञान मतलब कारणीभूत जो ज्ञान। कौन ज्ञान है बाबू? कौन से ज्ञान है? जो ज्ञान होने पर ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है। तो ग्रंथाध्ययन की प्रवृत्ति, ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति ये कार्य हो गया, उसका कारण कोई ज्ञान हुआ। कौन किस चीज का ज्ञान होना होगा तब ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होगी? अनुबंध सही का वो नाम लो ना, एक एक अलग अलग बोलो। क्या संबंध? संबंध ज्ञान, संबंध ज्ञान, अधिकार ज्ञान, विषय ज्ञान, अधिकारी ज्ञान, अधिकारी ज्ञान और विषय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। प्रयोजन का ज्ञान, इन चार, ये चारों ज्ञान रहेंगे तभी जाकर के क्या होगी बाबू? ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होगी। ये चीज समझ में आ रही है? तो ग्रंथाध्ययन की प्रवृत्ति का, ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति का, ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति का प्रयोजक मतलब कारणीभूत जो ज्ञान। कौन कौन ज्ञान हुए हैं? चारों क्रम से बोलना। संबंध ज्ञान, अधिकार ज्ञान, विषय ज्ञान, संबंध ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। आया कि नहीं आया? यही ज्ञान क्या होंगे? कारणीभूत ज्ञान होंगे। आया कि नहीं आया? आप एक चीज समझ लीजिए, ज्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश करेंगे। ये लड़का पहली बार सुन रहा है, शायद ये शास्त्र को, इल्म को भी नहीं जानता, लेकिन वो 1 महीने के बाद वो आपको कहीं छोड़ के रह जाएगा। ज़्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश मत करो, है क्या नहीं है? नॉर्मल रहो। हाँ, ये सब करेंगे ना, आपको लगे कि ये सब हमारे लिए क्या होता है, ये सब लक्षण वक्षण घटाना। वो लड़का एक एक बार में सीख ले रहा है। हाँ, आप लोग अपना अभिमान में पड़े रह जाएंगे, कुछ आएगा जाएगा नहीं, है कि नहीं? ये सब काम मत करिए। ये समझने लगे अपने आप को बढ़ के विद्वान, तो फिर तो हो ही गया काम, है कि नहीं? वो लड़का पकड़ता है, एक एक चीज़ में ध्यान देता है कि क्या कह रहा है। खाली मूड हिलाने से काम चलने वाला में से है नहीं। जब बात समझ में आई? ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति का प्रयोजक जो ज्ञान। कौन कौन ज्ञान हुआ बाबू? संबंध ज्ञान, अधिकारी ज्ञान, विषय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। यही सब ज्ञान हुए कि नहीं हुई? उस ज्ञान का जो विषय, यही कह रहे हैं, उस ज्ञान का विषय। 4 ज्ञान हुए थे, चारों ज्ञान के विषय बता दो। एक बात समझ लेना, घट ज्ञान का विषय कौन होता है? घटत्व। तुम कहाँ है? वो तो मूर्ख पैदा हुआ है, तुम कहाँ है उसके पीछे चल रहे हो? तुमको नहीं सहूर है? अरे जिस चीज का ज्ञान होता है वही तो उस ज्ञान का विषय होगा। घटो ज्ञान का विषय कौन होगा? हाँ, तो तुम कहाँ है उस मुस्टंडे की तरह चल रहे हो? ये सब तो है, सब वीर बहादुर सा सब, है कि नहीं है? कहीं कहीं से आए सब उठपटांग पढ़ के, लेकिन तुम पदार्थ को समझो बाबू। घटक ज्ञान का विषय कौन होगा? पटक ज्ञान का विषय कौन होगा? मठक ज्ञान का विषय कौन? मठ होगा। अब यहाँ पर हमारे ऐसे कारणीभूत ज्ञान 4 ज्ञान आए थे ना। कौन कौन ज्ञान आए थे? चुटू बोलो। संबंध ज्ञान, अधिकारी ज्ञान, विषय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान, ये हुए थे। इन चारों ज्ञान के क्रम से विषय बोलना है। पहले कौन सा लिए? संबंध ज्ञान। उसका विषय कौन होगा? संबंध। तो विषय हुआ संबंध, ज्ञान का विषय हुआ संबंध। विषय तो किस में जाएगा? संबंध में जाएगा। अरे विषय संबंध है, विषय तो किस में जाएगा? संबंध में जाएगा। तो देखो, एक में लक्षण समन्वय हो गया, नहीं हुआ? दूसरा कौन सा था ज्ञान आपने? अधिकारी ज्ञान। उस अधिकारी ज्ञान का विषय कौन है? अधिकारी। विषय तो किस में जाएगा? लक्षण समन्वय हो गया। आया कि नहीं? तो तीसरा कौन सा है बाबू? विषय ज्ञान। उसका विषय कौन है? विषय ज्ञान का विषय कौन है? विषय। तो उसका विषय तो किस में जाएगा? विषय चला जाएगा। समन्वय हो गया। चौथा ज्ञान कौन सा था? प्रयोजन ज्ञान। उस ज्ञान का विषय कौन है? प्रयोजन। विषय तो किस में जाएगा? प्रयोजन में चला जाएगा। लक्षण तो चला गया। अनुबंध का लक्षण था, अनुबंध में लक्षण समन्वय हो गया। नहीं समझ में आया? यही तो कर दिया बाबू, सरल है कि ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। देखो इस लड़के को याद भी हो गया। बोलो। ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति अर्थ ध्यान दोगे ना तो घट जाएगा। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक मतलब हेतुभूत, कारणीभूत जो ज्ञान। प्रयोजक ज्ञान। प्रयोजक ज्ञान
ज्ञान ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। यही तो कर ली, बोलो ये तो। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। बोलो ये। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। हाँ, नहीं आ रहा है? हैं? आ रहा। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। ये सब जगह है कि नहीं? एक चीज समझिएगा, कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे ना पहले पाठ में ये विचार जरूर होगा, है कि नहीं? लेकिन लक्षण घटाने में चूं चाह इतना करेंगे ना दिमाग खराब हो जाएगा, जबकि कुछ नहीं, पदार्थ समझने की बात है। नहीं समझ में आए सरल है, ऐसे ही घटा दिया करो, बाकी फालतू का कोई खिचड़ पिचड़ करने की जरूरत नहीं है। ये अनुबंध चतुष्टय का लक्षण हो गया बाबू। और अनुबंध चार कौन कौन है ये भी जान लिया, और प्रकृत ग्रंथ में वो अनुबंध चार क्या होंगे ये भी जान लिया। नहीं समझ में आया? पहले तो ये बोल लो बाबू कि अनुबंध का लक्षण क्या है, अनुबंध से किम लक्षण? ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। ये लक्षण हो गया। और अनुबंध चार कौन कौन होते हैं बाबू ये बोल लो तो संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम, बस यही तो चार अनुबंध है। आया कि नहीं आया? ये भी जान लिए। और इसके बाद बाबू ये जो प्रकृत ग्रंथ हमारा है, कौन ग्रंथ? मीमांसा। इसमें ये चार कौन है, मतलब कौन, ये इस ग्रंथ का भी संबंध क्या है, विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, और अधिकारी कौन है, ये सब बात ये भी देख लिए बाबू हम लोगों ने। तो बता दो कौन बोलेगा? बोलो ये तुम बोलो। विषय क्या है? विषय चालू करो। इस ग्रंथ का विषय है काव्य। काव्य इसका विषय, ध्यान दीजिएगा बाबू, है कि नहीं? काव्यम विषय। थोड़ी भाषा भी बोलना सीखो बाबू। काव्य शब्द नपुंसक लेंगे ना, काव्यम काव्य काव्यानि, तो काव्य विषय मत करना है, काव्यम विषय। विषय शब्द भूलेंगे तो काव्यम विषय ये कर दिए। विषय क्या है? तो काव्य है। फिर अधिकारी क्या है? अधिकारी कवि, कवि ही अधिकारी। कवि जो है वो अधिकारी है, नहीं है? कवि अधिकारी है। आया कि नहीं आया? चाहे ये भी कह सकते हो कि ये काव्य कोई जिज्ञासा जिज्ञासु, ये भी बना सकते हो, काव्य का जिज्ञासु, ये साहित्य शास्त्र का जो जिज्ञासु है वो अधिकारी है, ये भी कर सकते हो, है कि नहीं? लेकिन कवि इन्होंने चूंकि नाम लिखा है तो हम का है इधर उधर उधर करे, आया कि नहीं? तो कवि ही अधिकारी है। ठीक हुआ। फिर काव्य ज्ञानम प्रयोजनम। काव्य ज्ञानम प्रयोजन, काव्य व्युत्पत्ति ही प्रयोजन, ये भी बोल सकते हो। उस व्युत्पत्ति को ज्ञान बोल दिया तो कोई गलत नहीं। काव्य ज्ञानम प्रयोजनम। फिर संबंध क्या है? ग्रंथ और अध्येता का, ग्रंथ और अध्येता का बोध्य बोधक भाव संबंध, ग्रंथ का और विषय का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। यही तो कर ली, नहीं जान ली है? इस ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय को भी जान लिया। तो ये बातें समझ में आई आपको बाबू? नहीं समझ में आई? पानी पीरा बाबू फटाक से, एक गिलास प्याज लगी बाबू। ठीक हुआ? नहीं समझ में आया बाबू? सरल, इसको जानना चाहिए जरूर। और कोई भी ग्रंथ हो ना बाबू, कोई भी ग्रंथ, उसके शुरुआत में ये चार अनुबंध चतुष्टय का जरूर ये लक्षण वक्षण याद कर लेना, जो श्लोक लिखा है वो भी याद कर लेना, क्योंकि इसको सब जगह जरूरत पड़ेगी। चलो अब चला जाए, अभी टाइम है ना? क्या समय क्या हुआ? 3:48। अच्छा है, चलो चला जाए, आगे बढ़े थोड़ा। तो ये कर लिए बाबू। तो इसी के साथ प्रथम अध्याय की परिसमाप्ति हुई। समझ में आया है कि नहीं? प्रथम अध्याय पूरा लग गया है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना है? ये भी समझ में आ गया कि भाई इस ग्रंथ का किस तरह से निरूपण होगा, क्या होगा, है कि नहीं है? इस ग्रंथ में कितने 18 अधिकरण होंगे ये बताया कि नहीं बताया? कौन 18 अधिकरण? तो जिसके नाम लिए थे ना, कवि रहस्यम, औक्तिकम, रीति निर्णयम वगैरह वगैरह, जो 18 बताए थे ना, आप लोगों को शायद याद भी हो गया लग रहा है। बहुत कुछ आवृत्ति करते हैं इसका, सुबह शाम 2 टाइम करनी है पक्का। सुबह उठते शाम को सोने से पहले दोनों टाइम करनी है, तो जीवा पे चढ़ जाएगा बाबू, है कि नहीं? ये ग्रंथ चलिए, हम लोग कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो खाली पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते, उसको तैयार करने के उद्देश्य से पढ़ा जाता है कि नहीं? ऐसे नहीं कि 4-5 दिन बीत जा रहे हैं आपको 3 श्लोक याद नहीं हुए। बताओ कहाँ के अधिकारी हो तुम इस ग्रंथ को पढ़ने के? ऐसे चलेगा? ये कौन बात हुई भाई? इतने दिन बीत गए ना, बीते कि नहीं बीते?
उसमें 4 श्लोक याद नहीं हुए आपसे अनुष्टुप, तो बड़का आप तो फिर इधर अध्ययन कर रहे हैं, है कि नहीं? ऐसा अरे आपको ये कहना चाहिए कि प्रथम अध्याय हमको अनुपूर्वी से याद है, तब मानते इतने दिनों में, इतना बोल देना चाहिए था। कौन सी उसमें बड़ी बात, कोई तो चीज़ नहीं है, चाहते तो नहीं कर सकते हैं, तो फिर काहे जब जितना कितना चलता है दिन में, तो उतना तो कर ही लेना चाहिए। तो फिर इसकी वजह ये हो रहा है कि खाली श्लोक याद करने की बात है, तो वो भी आपसे नहीं हो रहा है कि नहीं है? और पूरी आशा है हमको कि आवृत्ति भी नहीं हो रही होगी दिन में 2 बार, नहीं ना की है, होती है हर रोज, कल किए थे 2 बार। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, 2 बार नहीं करनी पड़ेगी। अब 5-5 मिनट टाइम लगता है, कितने टाइम का है प्रथम अध्याय, छोटा सा है, इसको कितना टाइम, 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। दिन में आप 20 मिनट नहीं निकाल सकते सुबह शाम, बताओ? तो ऐसे यही ज़्यादा बुद्धिमानी का वो है लक्षण, है कि नहीं है? तो ज़्यादा बुद्धिमानी हो तो फिर तो कुछ काम का नहीं है कि नहीं? इससे अच्छा कि आदमी अपने आप को सरल सामान्य समझ करके 2 बार आवृत्ति कर ले, है ना? तो वो ज़्यादा सीख लेगा। ज़्यादा है ना, वो खरगोश मत बनो, कछुए बनो, हम तो ये कह रहे हैं, है कि नहीं? खरगोश जो है ना वो सोता रह जाता है, खरगोश वो जो होता है ना, कौन आपका कछुआ, वो धीरे धीरे चलते 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 चुट्टू की तरह पहुंच जाता है कि नहीं लास्ट तक। और खरगोश अपने अभिमान में मदमस्त होता हुआ पड़ा रहेगा, तो कहीं नहीं पहुंचेगा, उठेगा तब तक सब खत्म हो गया होगा खेल, आया कि नहीं? उधर सब प्रथम क्रमांक प्राप्त कर लिया होगा दूसरे लोगों ने। तो ये सब चीज़ें मत करो बाबू, बार बार इस चीज़ को कहने का औचित्य नहीं है, आप लोगों को स्वयं समझना चाहिए। चलिए, तो अब हम बाबू द्वितीय अध्याय में क्या बोलो बाबू? उसमें गुरुजी भाष्यम भविष्यति में जो भाष्य आया था उसका अर्थ, भाष्य है कि नहीं? भाष्य व्याख्या इति सूत्रान्यते तेषां व्याख्या भाष्यम भविष्यति, व्याख्या और इसका भाष्य भी किया जाएगा, है कि नहीं है? तो भाष्य का और इस सब का वो एक द्वितीय अध्याय है ना, उसमें उन शब्दों की चर्चा करने वाले, है कि नहीं? बारीकी से वृत्ति किसको कहते हैं, हम लोग लघु सिद्धांत में बोलते तो है, नहीं बोलते हैं कि सूत्र की वृत्ति मतलब क्या बताओ? एक चीज इसलिए मैंने कहा है, ग्रंथ आप जितना वो समझ रहे उतना है नहीं। अभी हमारा इसको हल्के से मत लीजिए, ऐसी चीज़ देने वाला है कि वो लोग दिन भर बोलते रहते, उन शब्दों को अर्थ नहीं मालूम होगा, लेकिन ये ग्रंथ बताने वाला है। तो वृत्ति, भाष्य और टीका किसको कहते हैं, टिप्पणी किसको कहते हैं, सब चीज़ों को बताएगा, टीका की व्याख्या सब करने वाला है। अरे आप क्या समझते हैं इस ग्रंथ को? ये जो शब्द हम लोग दिन भर बोलते रहते हैं ना, प्रकरण किसको कहते हैं, ग्रंथ किसको कहते हैं, सब बताने वाला है एक एक चीज़ को। तो यहीं से मान लोग उदाहरण दे करके अपने आप को पंडित कहते हैं, है कि नहीं? होता यहीं का है, आया कि नहीं? यहीं से कुछ पढ़ लिया तो बोल दिया, हाँ, तो लोगों को लगता वाह कितनी बड़ी की व्याख्या कर दी, जबकि यहाँ सब द्वितीय अध्याय में सब डाला हुआ है कि नहीं? तो भरसक आएगा एक एक का सटीक रूप से बाबू कि इसका क्या नाम होता है, किसको वृत्ति कहते हैं, किसको वार्तिक कहते हैं। वार्तिक हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? वार्तिक किसको कहते हैं बताएगा, ये बताएगा, है कि नहीं है? जबकि व्याकरण में कितने वार्तिक आप लोग पढ़ लिए लघु सिद्धांत में, लेकिन वार्तिक कहते किसको है ये बताएगा यहाँ पर। ऐसा ग्रंथ है बाबू, खोलने वाला है पूरे चीज़ों को, है कि नहीं है? इतने स्पष्ट करेगा कि आनंद आता चला जाए। तो देखिए क्या क्या आता है, बात समझ में आई? भाष्य मतलब एक रूप से बाबू उन चीज़ों का व्याख्यान रूप ही होता है कि नहीं भाष्य, लेकिन विस्तार से देखेंगे कि क्या कहने वाला है, ठीक है ना? उन्हीं के अनुसार चलेंगे। अभी से क्या फालतू में लंबा चौड़ा खींचने का कोई वो नहीं है, लेकिन व्याख्या भाष्यम भविष्य थी, विस्तार से उसकी व्याख्या, उसका भाष्य है ना किया जाएगा। नहीं समझ में? चलिए यही कर लीजिए। और ये ग्रंथ बाबू किस तरह से लिखा गया ये भी इन्होंने बता दिया है। इस ग्रंथ को भी इन्होंने अष्टादशाधिकरणी कहा कि नहीं कहा? इस ग्रंथ को क्या कहा? अष्टादशाधिकरणी, मतलब 18 अधिकरण वाला इस ग्रंथ को कहा। उसमें से सबसे पहला अधिकरण कौन है? कवि रहस्यम, आया कि नहीं? वो 18 अधिकरण वही वाले हैं जो उसमें वो परंपरा में उन शिष्यों को दिए थे, वही वाले अधिकरण सब इन्होंने एकत्र कर दिए। उन लोगों ने तो क्या किया था, सहस्त्राक्ष आदि ने एक एक अधिकरण पढ़ा वो काव्य पुरुष से, और फिर उसको सबों ने क्या कर लिया, विरचयान चक्रुहु, रचना कर दी थी। तो उससे क्या हुआ, वो सब फैल गया इधर उधर सब अलग अलग प्रकीर्ण हो गया ना, तो इसलिए उच्छिन्न आया कि नहीं? मतलब उच्छिन्न हो गया, और काव्य शास्त्र क्या हो गया बाबू? उच्छिन्न हो गया, विलुप्त नष्ट प्राय थोड़ा बहुत हो गया,
है कि नहीं, और होता ही है। तो इन्होंने क्या किया, उसी के पदार्थों को संक्षेप करके इन्होंने एक काव्य मीमांसा में पूरे वो 18 अधिकरणों को भर दिया और इसको काव्य मीमांसा नाम दे दिया। इसको अष्टादशाधिकरण भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें भी 18 अधिकरण है। ये बता करके उन्होंने बापू क्या बता दिया था, हम आपको इसलिए बताया ताकि इस ग्रंथ का आपको शैली पता रहे कि किस तरह चलना है हमको। तो उसमें सबसे पहला अधिकरण कौन था, कवि रहस्य। अधिकरण में सबसे पहला अधिकरण कवि रहस्य। उस कवि रहस्य में कितने प्रकरणों में चर्चा होगी, ये इसका भी उन्होंने वो समुद्देश्य कर दिया कि नहीं कर दिया कि भाई इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, इन प्रकरणों पर विचार करेंगे, आया कि ना। तो उनका प्रकरणों का नाम ले लेकर के भी समुद्देश्य कर दिया, वस्तु संकीर्तन कर दिया, आया कि ना। जो कौन कौन थे उसमें, शास्त्र संग्रह सबसे पहला, दूसरा शास्त्र निर्देश। तो ये प्रथम अध्याय जो हुआ ना बाबू, वो कवि रहस्य में, पूरा कवि रहस्य में अधिकरण चल रहा है, उसमें से जो पहला शास्त्र संग्रह। तो इसलिए देखे क्या लिखा था कि इति राजशेखर कृतो काव्य मीमांसायाम कवि रहस्य प्रथमे अधिकरण है। कवि रहस्य नाम का जो प्रथम अधिकरण है उसमें प्रथमोध्याय इति मतलब समाप्त। लेकिन वो प्रथमोध्याय क्या नाम का था, शास्त्र संग्रह। कहे थे कि नहीं कहे थे, तो फिर शास्त्र संग्रह नाम का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ, ये कहा था। अब द्वितीय अध्याय में जा रहे हैं, तो द्वितीय अध्याय कौन सा होगा, तो उसी क्रम में जो प्रकरण निरूपण में दूसरा नाम क्या रखा था, शास्त्र संग्रह के बाद शास्त्र निर्देश, तो वही वाला द्वितीय अध्याय चालू होने जा रहा है। देखो हेडिंग भी दिया होगा, दिया है द्वितीय अध्याय के आरंभ में क्या दिया है, निर्देश द्वितीयोध्याय शास्त्र निर्देश। द्वितीय अध्याय शास्त्र निर्देश है, बस वही तो उसी के नाम पे चलेंगे, आया कि नहीं। वो सब प्रकरण के नाम थे, लेकिन चल रहा है कौन सा अधिकरण, कवि रहस्य अधिकरण ही चल रहा है। इसलिए देखिए बाबू, काव्य मीमांसा में आरंभ में प्रथम पृष्ठ में देखिए यहाँ क्या लिखा, काव्य मीमांसा। उसके बाद उसके अंतर्गत कौन सा अधिकरण चल रहा है, तो सबसे पहले क्या है, कवि रहस्य। उसमें प्रथम अध्याय है और जिसका नाम है शास्त्र संग्रह। लगाइए, यही को ध्यान में रखे कि ये थे। अब बैठ गया ना पूरा। तो ये कवि रहस्यम अधिकरण का द्वितीय प्रकरण हम देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है शास्त्र निर्देश। बात समझ में आई, चलिए। तो अब आया क्या, द्वितीयोध्याय शास्त्र निर्देश। शास्त्राणाम निर्देश, शास्त्र निर्देश, शास्त्रों का इसमें निर्देश किया जाएगा, शास्त्रों का है कि नहीं है, ग्रंथों का इसमें निर्देश किया जाएगा। कौन कौन ग्रंथ है, क्या होता है, क्या होता है, निर्देश इसमें करेंगे। तो देखिए चले, लेकिन बहुत अच्छे से निरूपण इन्होंने किया है शास्त्र निर्देश का। शास्त्र का देखिए बढ़िया, आप देखेंगे समझ में आएगा। पढ़ो बाबू। इह ही वाङ्मयम् उभयथा शास्त्रम काव्यम च। इह ही वाङ्मयम् उभयथा शास्त्रम काव्यम च। इह मतलब यहाँ पर, इस धरातल पर, इस संसार में, आया कि नहीं। इह मतलब यहाँ पर, वाङ्मयम् उभयथा, वाङ्मय जितना भी है, वाङ्मय, वाङ्मय मतलब बहुत, वाङ्मय स्वरूप आया, भागवत है, सब बहुत करते हैं। बोलो वाङ्मय, वाङ्मय। देखो टीकाकार ने लिखा वाङ्मयम् अनादिकालात् प्रवर्तमानम मूलभूतम वाङ्मयम्। इन्होंने वाङ्मय का वाङ्मयम् लिख दिया। वाक् प्रपंचम वाक् स्वरूपम है, वाक् प्रपंचम वाणी स्वरूपम, वाणी स्वरूप, वाक् प्रपंचम वाणी स्वरूप। वाङ्मय मतलब बाबू वाणी स्वरूप, वाणी एक तरफ से, मतलब यहाँ पर जितनी भी वो वाणी है ना, बहुत सारे, सब वाणी ही तो है कि नहीं, सब वाणी ही तो है। तो सारा का सारा वाङ्मय बाबू दो प्रकार का है। उभयथा मतलब उभय प्रकारेण वर्तते, दो प्रकार का है कि नहीं, पूरा का पूरा वाङ्मय। देखो ऐसा संकलन कहीं मिलेगा नहीं इस तरह से, है कि नहीं है। पूरा वाङ्मय का वो कर दे रहा है कि कितने प्रकार का वाङ्मय है, तो दो प्रकार का वाङ्मय है कि नहीं है। वही तो लिख रहे, यह ही वाङ्मयम् उभयथा। समझ में आया, कौन दो प्रकार के, भाई उभय प्रकार, दो प्रकार क्या क्या है, देखिए लिख भी दिया, क्या लिखा, शास्त्रम काव्यम च, शास्त्र और काव्य, ये दो प्रकार का वाङ्मय है इस संसार में, है कि नहीं है।
कोई शास्त्र है, कोई काव्य है। दो तरह का है, शास्त्रम काव्यम च। आया कि नहीं आया? हाँ। अब दोनों में से पहले कौन सा पढ़ना चाहिए? दो तरह का है, हम लोग विचार करेंगे तो ये आएगा ना। पहले शास्त्र पढ़े कि पहले काव्य पढ़े कि क्या पढ़े, ये विचार चलेगा कि नहीं चलेगा? कि पहले किसका अध्ययन करें? हम मान लीजिए अध्ययन में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो कौन सा अध्ययन पहले किया जाए? बताओ, आप लोग बताओ, शास्त्र का कि काव्य का? काव्य का है कि काव्य का? आप लोग को क्या लग रहा है? मतलब काव्य मीमांसा चल रही है तो काव्य का? देखिए, ग्रंथकार स्वयं बताएंगे कि किसको पहले अध्ययन करना चाहिए। लेकिन ये समझ में आया कि वांगमयम उभयथा अथवा तो वांगमयम द्विविधम। अपने भाषा में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनकी भाषा याद रखना, आवृत्ति करते करते जीवा पे चढ़ा लेना है ना। ये सब शब्द भी तो जानने हैं हमको। यह ही वांगमयम उभयथा। कौन कौन? शास्त्रम काव्यम च। शास्त्र और काव्य के भेद से दो प्रकार का है। चलो, अब क्या कह रहे हैं भाई? शास्त्र पूर्वकत्वात् काव्यानाम पूर्वम शास्त्रेषु अभिनिविशेत। शास्त्र पूर्वकत्वात् काव्यानाम पूर्वम शास्त्रेषु अभिनिविशेत। संधि अलग तोड़ दे रहे बाबू, है कि नहीं? कि पूर्वम शास्त्रेषु अभिनिविशेत, मतलब पूर्वम मतलब पहले कहाँ प्रवेश करे? तो शास्त्रेषु, शास्त्र में अभिनिविशेत मतलब प्रवेश करना चाहिए। सबसे पहले शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। देखो, ग्रंथ का ये कह रहे, आप लोग लगे काव्य 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 काव्य, है कि नहीं है? अब ऐसे खाली कह देने से तो नहीं होगा, हेतु देना पड़ेगा। तो सहेतु बात करेंगे, हेतु भी देंगे कि क्यों पहले शास्त्र पढ़ना चाहिए। आया कि नहीं आया? इन्होंने ये कहा कि पूर्वम शास्त्रेषु अभिनिविशेत, मतलब देव पूर्व में शास्त्र, पहले शास्त्र पढ़ना चाहिए। शास्त्रम अध्यवस्येत। आया कि नहीं? शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, शास्त्र में प्रवेश करना चाहिए। अभिनिविशेत, आया कि नहीं? पहले ये करना चाहिए। क्यों? तो हेतु दिया बाबू, काव्यानाम शास्त्र पूर्वकत्वात्। क्या? काव्यानाम शास्त्र पूर्वकत्वात्। चूंकि काव्य जो है वो बाबू क्या है? शास्त्र पूर्वक है। कैसे है बाबू? काव्य जो है शास्त्र पूर्वक है। शास्त्र है पूर्व में जिसके, ऐसे है काव्य। तो काव्य कैसे हुई बाबू? शास्त्र पूर्वक हुए ना। तो काव्यानाम शास्त्र पूर्वकत्वात् पूर्वम शास्त्रेषु अभिनिविशेत। अर्थ समझ में आया इसका? कि काव्य चूंकि शास्त्र पूर्वक है कि नहीं है, इसलिए पूर्व में शास्त्र को ही पढ़ना चाहिए। आया कि नहीं? क्योंकि बाबू शास्त्र को यदि नहीं जानेंगे ना, अभी शास्त्र भी क्या क्या है वो आप समझेंगे तो और स्पष्ट होगा, लेकिन अभी इतना जान लीजिए। क्योंकि क्या कह रहे, काव्य जो है वो शास्त्र पूर्वक है कि नहीं? ये कह रहे हैं तो शास्त्र पूर्व में बैठा रहे शास्त्र को। तो चूंकि बाबू शास्त्र यदि नहीं जानेंगे ना, तो काव्य में आपकी गति नहीं हो सकती उस तरह की। आया कि नहीं आया? शास्त्र को पहले जानना पड़ेगा। अभी वो दृष्टांत के द्वारा वो सिद्ध करेंगे, एक दृष्टांत दे करके। क्या दृष्टांत दे रहे हैं तो आगे समझो बाबू क्या कह रहे हैं। नह्य प्रवर्तित प्रदीपाः ते तत्वार्थ सार्थम अध्यक्षयन्ति। नहीं, नहीं तोड़ दो वहाँ। नहीं अप्रवर्तित प्रदीपाः ते तत्वार्थ सार्थम अध्यक्षयन्ति। क्या? नहीं अप्रवर्तित प्रदीपाः ते तत्वार्थ सार्थम अध्यक्षयन्ति। आया कि नहीं आया? ये दृष्ट उसके द्वारा समझा रहे हैं। अप्रवर्तित प्रदीपाः, है कि नहीं है? अप्रवर्तितः प्रदीपः ये न सह ते, यही ते अप्रवर्तित प्रदीपाः, मतलब दीपक के बिना जो चलने वाले लोग हैं, बिना दिए के जो आदमी चलेगा, है कि नहीं है? दिया आगे रखे बिना ये जो आदमी चलेगा, वो अंधकार में पड़ी हुई जो चीज़ होगी उसको सही सही जान पाएगा क्या? नहीं ना जान पाएगा। समझ में आ रहा है? बिना प्रदीप के, बिना प्रदीप के मतलब दीपक के, बिना दीपक के आप यदि जाएंगे कहीं पर भी अंधकार में, तो वहाँ पर जो पदार्थ पड़ा उसको आप वास्तविक रूप से जान पाएंगे क्या? उसको प्रत्यक्ष नहीं न कर पाएंगे। तो वैसे ही बाबू यहाँ पर भी है, शास्त्र के बिना आप काव्य में चलेंगे ना,
तो काव्य के तत्व को नहीं जान पाएंगे। आया कि नहीं आया? क्योंकि शास्त्र जो है ना दीपक के समान है। क्या है बाबू? दीपक के समान है। इसलिए दीपक पहले चाहिए ना। हाँ। दीपक जो होता है वो क्या चाहिए? पहले चाहिए। पहले चाहिए। आया कि नहीं आया? हाँ। दीपक क्या चाहिए? पहले चाहिए। जब वो पहले रहेगा तब जाकर के आप उसको लेके चलेंगे तो आपको सब साफ साफ दिखाई देगा। कितना भी अंधकार होगा आप उसको स्पष्ट रूप से जान पाएंगे। यदि दीपक आप नहीं रखेंगे, दीपक आपके साथ नहीं रखेंगे बाबू, तो आप अंधकार में पड़े पदार्थ को वास्तविक रूप से नहीं जान पाएंगे। वही वो कह रहा है, नहीं अप्रवर्तित प्रदीपाः, मतलब अप्रवर्तित है प्रदीप जिन्होंने, मतलब जिन्होंने प्रदीप को अप्रवर्तित पूरा स्थापित नहीं किया, अपने आगे नहीं रखा, ऐसे जो लोग होते हैं वो तत्वार्थ सार्थम। क्या बाबू? तत्वार्थ सार्थम। तत्वार्थ सार्थम मतलब तत्व के अर्थ को वास्तविक तत्व को नहीं अध्यक्षयन्ति। नहीं। देखो तू टूनानवे बना लिया, तुम इधर उधर घूमते रहे। नहीं अध्यक्षयन्ति, नहीं का अन्वय कहाँ करोगे? अध्यक्षयन्ति के साथ करोगे कि वो नहीं अध्यक्ष, वो वास्तविक रूप से उसको नहीं अध्यक्षयन्ति, मतलब न प्रत्यक्षी कुर्वन्ति, प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे। आया कि नहीं आया? तो जैसे वहाँ नहीं कर पाते वैसे यहाँ पर भी शास्त्र रूपी जो प्रदीप है, शास्त्र रूपी जो प्रदीप है ये नहीं है, उसको बिना जाने, उसको बिना समझे वो आपके काव्य रूपी जो पदार्थ है उसको वास्तविक रूप से नहीं जान पाएगा। बोलो क्या कहा? जो ये प्रदीप है उसको, ये शास्त्र रूपी जो प्रदीप है उसको जो व्यक्ति नहीं जानेगा वो काव्य के वास्तविकता को नहीं जान पाएगा, वो अंश को, तत्व को नहीं जान पाएगा, काव्य रूपी पदार्थ को नहीं जान पाएगा। आया कि नहीं आया? इधर उधर देखते रहोगे तो नहीं आएगा बाबू, है कि नहीं है? जागने जागने हम इधर समझा रहे, तुम वहाँ ढूंढ रहे हो, क्या देख रहे हो? आया? देख रहा था कि नहीं देख रहा था? तो फिर क्या देख रहे हो? कुछ दिक्कत है तो फिर काहे परेशान हो रहे? समझा रहे हैं ना हम पंक्ति को, कौन सा हम छोड़ के चल रहे हैं? अब तुमको इतना ही ग्रंथ से वो उसमें ये लग रहा है तो फिर कमरे में बैठ के पढ़ लिया करो, है कि नहीं है? तुम्हारा परीक्षा का काम तो वैसे भी हो जाएगा, आप लोगों को परीक्षा के लायक ही हो, है कि नहीं? काहे उसमें जाग तक कर रहा है? अरे लिखा था वो। अरे तमसी लिखा तो हमको बताओ ना कि पाठ भेद आया है, तमसी लिखा है तो बोलो ना। अब तुम लगे उसमें कि हम मतलब उसमें पहले गुरुजी कहाँ से बोल रहे हैं, तो गुरुजी तो कहीं से बोल रहे हैं, गुरुजी को भी नहीं पता, है कि नहीं है? गुरुजी के चक्कर में मत पड़ो, पदार्थ समझो बाबू, है कि नहीं है? वो तमसीन कुछ नहीं रखा, हमने अर्थ बोल ही दिया उसका। अंधकार में पड़े पदार्थ को वास्तविक रूप से नहीं जान पाता। हाँ, उनको भी पता है वहाँ तमसी पाठ अलग से पड़ा हुआ है बीच में, है कि नहीं है? तमसी तत्वार्थ सार्थम अध्यक्षयन्ति ऐसे लिखा है, हम भी जान रहे हैं तो समझा रहे हैं ना, काहे परेशान हो रहे हैं? तुमको लग रहा है एक शब्द अधिक आ गया तो कौन सा तीर मार दिए, नहीं समझ में आए बाबू? चलिए तो क्या वो पंक्ति क्या है बाबू? लगाओ बाबू। नहीं प्रवर्तित। अप्रवर्तित बाबू, नहीं में ई कर लिए तो और निकल जाएगा ना। नहीं अप्रवर्तित प्रदीपाः ते तत्वार्थ सार्थम अध्यक्षयन्ति। हाँ देखो, अप्रवर्तित प्रदीपाः की व्याख्या की होगी छुट्टू, देखो अपने पुस्तक में देखो, अप्रवर्तित प्रदीपाः का लिखा है कुछ? अप्रवर्तित प्रदीपाः बराबर करके क्या लिखा? न प्रवर्तितः, मतलब कि पुरः स्थापितः प्रदीपः यही। वैसे पुरुषों को क्या कहेंगे? अप्रवर्तित प्रदीपाः। समझ में आया? बहुरी समाज कर रहे, क्या किया बाबू? इसमें देखो आपकी पुस्तक में नहीं है तो न प्रवर्तितः पुरः स्थापितः प्रदीपः यैहि पुरुषैहि ते पुरुषाः अप्रवर्तित प्रदीपाः। समझ में आया कि अप्रवर्तित, न प्रवर्तित मतलब न पुरः स्थापित, आगे पुरः मतलब आगे, न स्थापित प्रदीपः यैहि, उन लोगों को क्या कहेंगे? अप्रवर्तित प्रदीपाः। और ऐसे जो पुरुष होते हैं वो तत्वार्थ सार्थम नहीं अध्यक्षयन्ति। आया कि नहीं आया?
तमसी जोड़ लेना, वरना इसके पेट में दर्द होने लगेगा। कि तमसी मतलब अंधकार में पड़े हुए और जो पदार्थ है उसको नहीं जान पाएगा। नहीं समझ में आया बाबू? सरल है, कुछ नहीं है कि नहीं? हम जाएंगे बताए, लेकिन आप अपने पहले से पेट में दर्द करने लगे और ये वो जागने लगो तो फिर जाको, फिर आया कि नहीं? वरना सरल ग्रंथ है, कोई इतना वो कठिन नहीं है, लेकिन उलझ जाओगे तो फिर उलझ जाएगा। चलिए हो गया ये। तो क्या एक बार पंक्ति पढ़ लो बाबू। नहीं अप्रवर्तित प्रदीपाः ते तत्वार्थ सार्थम अध्यक्षयन्ति। तत्वार्थ सार्थम मतलब क्या कहा बाबू? तत्वार्थ सार्थम का भी अर्थ लिखा होगा, देखो तत्वार्थ सार्थम बराबर क्या लिखा चुटू? वास्तविकम वस्तु जातम। आया कि नहीं? वास्तविक वस्तु को, पदार्थ को। तत्वार्थ सार्थ मतलब क्या? वास्तविक वस्तु को न अध्यक्षयन्ति। न अध्यक्षयन्ति का भी लिखा होगा, देख लो बाबू। अध्यक्ष नहीं अध्यक्षयन्ति बराबर नहीं जी कुर्वन्ति। आया कि नहीं? कि प्रत्यक्ष नहीं कर पाएगा। देखो कितना सरल है, कुछ नहीं, ठीक है, स्पष्ट खोल देगी। आया कि नहीं? कि अप्रवर्तित प्रदीप जो पुरुष है वो वस्तु, वास्तविक वस्तु को नहीं जान पाते हैं। अंधकार में पड़ी तमसी लीलन, वास्तविक उस वस्तु को नहीं जान पाएंगे। ये दृष्टांत दिया आपको, अब इसको यहाँ लगाना है। वैसे ही यहाँ पर भी शास्त्र रूपी जो प्रदीप है, देखना बाबू, इस चीज को बाबू सही मायने में कहे तो खाली यहाँ के लिए नहीं, इस चीज को सारे संसार को समझने की जरूरत है। कि शास्त्र रूपी जो प्रदीप है उसको बिना साथ में लिए, उनको बिना आगे किए आप वो काव्य रूपी, यहाँ के लिए यदि कहे तो काव्य रूपी जो वो वास्तविक पदार्थ है, तत्व है, उसको आप नहीं जान पाएंगे। आया कि नहीं? इसलिए जो वांग्मय दो प्रकार का कहा, शास्त्र और काव्य के रूप में, उसमें पहले किसका अध्ययन करना चाहिए? शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। बात समझ में आई? उसका पहले कर लेंगे तो फिर काव्य का अध्ययन आपको बहुत जल्दी से, जटिति से हो जाएगा, स्पष्ट रूप से हो जाएगा। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया बाबू? और केवल यहाँ की बात नहीं है बाबू, सारे संसार के लिए ये काम की चीज है। इन्होंने तो खाली काव्य में, वो काव्य और वांग्मय की चर्चा कर रहे हैं तो शास्त्र काव्य की बात कर रहे हैं। वरना शास्त्र के बिना बाबू आप कोई भी संसार का काम कर लीजिए, वो चीज नहीं रहेगी बाबू। वो आप वास्तविक पदार्थ को नहीं जान पाएंगे। जब आप शास्त्र को आगे करके आप चलेंगे, है कि नहीं है? चाहे फिर एक देश का शासन करने की बात हो, कि चंद्र ग्रह पर जाने की बात हो, कि कहीं पर भी जाने की बात हो, यदि आप इस शास्त्र को आगे करेंगे और यदि वास्तव, तभी आप उस वास्तविक पदार्थ को जान पाएंगे। वरना आप स्वयं नहीं समझेंगे कि हम कहाँ पहुँचे, है कि नहीं है? कहीं घूम जाएंगे ब्रह्मांड में, है कि नहीं है? तो इसलिए शास्त्र को आगे रख के चलना चाहिए, है कि नहीं? आपको पहले शास्त्र में देखना चाहिए कि भाई चंद्र किसको कहते हैं, चंद्र का लक्षण क्या है, चंद्र का स्वरूप क्या है, चंद्र किसको कहता है कि नहीं है? तो कहने का तात्पर्य बाबू शास्त्र पूर्वक, यहाँ प्रकृति में आ जाओ, काव्य और शास्त्र में बाबू, काव्य क्या है? शास्त्र पूर्वक है। इसलिए काव्य शास्त्रेषु पूर्वम अभिनिविशेत, यही तो कहा। नहीं समझ में आया बाबू? यही कहा। एक बार यह ही वांग्मयम से एक बार पढ़ लीजिए, पूरा दिमाग में चढ़ जाएगा बाबू। यही वाङ्मयम् उभयथा शास्त्रं काव्यं च शास्त्रपूर्वकत्वात् काव्यानां पूर्वं शास्त्रेषु अभिनिविशेत। शास्त्र पूर्वकत्वात् काव्यानां, यहाँ तक साथ में आ जाना है। फिर पूर्वम शास्त्रेषु अभिनिविशेत। आया कि नहीं? कि काव्य चूंकि शास्त्र पूर्वक होते हैं, इसलिए पूर्वम शास्त्रेषु अभिनिविशेत। अभिनिविशेत का भी अर्थ लिख दिया होगा, देखो तो। अभिनिविशेत का चुटू क्या लिखा तुम्हारे पुस्तक? निवेष्टव्यम मतलब प्रवेष्टव्यम। शास्त्र में पहले प्रवेश करना चाहिए। अभिनिवेश करना चाहिए मतलब प्रवेश करना चाहिए। विषय प्रवेशने धातु है, प्रवेशने धातु, प्रवेश करने अर्थ में है कि नहीं? नहीं कहते हम प्रविशति, तो विष धातु वही वाला है। तो अभी उपसर्ग जोड़ दिया, नी उपसर्ग जोड़ दिया, तो क्या फर्क पड़ गया? आया कि नहीं? शास्त्र का पहले, शास्त्र में पहले अभिनिवेश करना चाहिए। आया कि नहीं आया?
मतलब प्रवेश करना चाहिए, शास्त्र को पहले जानना चाहिए। आया कि नहीं? हाँ। क्यों? अब उसको दृष्टांत माध्यम न समझायन्ति नहीं नहीं अप्रवर्तित प्रदीपाः ते तत्त्वार्थ सार्थम अध्यक्षयन्ति। इस वाक्य का अन्वय करके बोलो तो चुटू। अप्रवर्तित प्रदीपाः ते तत्त्वार्थ सार्थम नहीं अध्यक्षयन्ति। नैव अध्यक्षयन्ति। नहीं समझ में आया? कितना सटीक दृष्टांत। ये पंक्ति याद नहीं होनी चाहिए। कहीं पर भी बोलना हो तो आप तुरंत से घटा सकते हैं, कि नहीं? दृष्टांत कहीं पर भी देना हो तो आप दे सकते हैं ना। किसी का पौर्वापर्य बताना हो, किसी का पूर्वता बतानी हो तो इसी दृष्टांत से बता सकते हैं। ठीक हुआ? चलिए, तो यही कर लिया अध्यक्षयन्ति। तो ये बात क्लियर हो गई बाबू। पहले शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, किया जाएगा। अभी ये बताओ कि वांग में कितने प्रकार का था, ये बताओ। दो कौन कौन? शास्त्र काव्य के भेद से। उसमें जो सबसे पहला है कौन? शास्त्र। वो शास्त्र जो है वो कितने प्रकार का है भाई, वो बताओ। अब शास्त्र के प्रभेद कर लिए जाए। फिर काव्य का देखेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। काव्य के लिए तो पूरा ग्रंथ पढ़ा ही है। शास्त्र को समझ ले, शास्त्र कितने प्रकार का है, क्या है। तो देखो क्या लिख रहा है। द्विधा, द्विविधा नहीं, द्विधा। तच्च मतलब कौन? शास्त्रम शास्त्रम च। पहले वाले के लिए चल रही चर्चा। आया कि ना? शास्त्रम च द्विधा। वो शास्त्र भी दो प्रकार का है बाबू। शास्त्र भी दो प्रकार का है। कौन दो प्रकार है बताओ भैया। अपौरुषेयम पौरुषेयम च। ये दो प्रकार का है। अपौरुषेय शास्त्र है और पौरुषेय शास्त्र है। शास्त्र दो प्रकार का है कि नहीं? अपौरुषेय और पौरुषेय। अपौरुषेय किसको कहते हैं? तो न पौरुषेयम इति अपौरुषेयम। पौरुषेय से जो भिन्न हुआ अपौरुषेय। तो आप कहेंगे पहले पौरुषेय कौन है, ये बता दीजिए। तो पौरुषेय कहते बाबू पुरुष के द्वारा जो किया गया हो। पुरुष के द्वारा जो किया गया हो वो तो पौरुषेय कहा जाएगा। और अपौरुषेय किसको कहा जाएगा? जो पुरुष के द्वारा न किया गया, किसी भी पुरुष के द्वारा जो नहीं किया गया है। आया कि ना? जो नित्य है, अनादिकाल से है, उसको क्या कहेंगे बाबू? अपौरुषेय। तो दोनों तरह के हमारे शास्त्र मिलते हैं, है कि नहीं? शास्त्र दोनों प्रकार के मिलते हैं। पौरुषेय भी मिलते हैं और अपौरुषेय भी मिलते हैं। वही तो लिखा, शास्त्रम च द्विधा। अपौरुषेयम पौरुषेयम च। अब प्रश्न आएगा, पहला वाला अपौरुषेय है। ये अपौरुषेय शास्त्र कौन सा है भाई? जिसका कर्ता कोई भी पुरुष नहीं है, इसी को अपौरुष कहेंगे ना। अपौरुषेय शास्त्र कौन है? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो लिख रहे, क्या लिख रहे? अपौरुषेयम श्रुति ही। श्रुति ही। श्रुति ही अपौरुषेय शास्त्र है बाबू। कौन बाबू? श्रुति ही। श्रुति ही। आया कि नहीं? श्रुति मतलब वेद। क्या वेद? वेद क्या वेद? आगे वो बताएंगे श्रुति मतलब क्या लगे हैं वेद। वेद थोड़ी अभी बताएंगे, वही स्वयं बताएंगे, है कि नहीं है? ठीक है, हम लोग सामान्य रूप से श्रुति वेद ऐसा ही समझते हैं। आया कि नहीं? लेकिन वो स्वयं स्पष्ट करेंगे, है कि नहीं है? क्रम से जा रहे हैं। कोई भी चीज़ छोड़ने वालों में से राजशेखर है नहीं, है कि नहीं? बारीकी से देखेंगे तो सब चीज़ देखेंगे। चलिए, तो अपौरुषेय कौन है बाबू? श्रुति है। श्रुति जो है वो अपौरुषेय है। श्रुति किसी पुरुष के द्वारा नहीं की जाती है, तो श्रुति अपौरुषेय हुई। तो अपौरुषेय शास्त्र कौन हुआ? श्रुति हुई। वो श्रुति कौन है? हमको तो कोई शब्द से खुला नहीं। श्रुति कौन है भाई? तो क्या लिख रहा है बड़ो बाबू? साच मंत्र ब्राह्मणे। लिख दिया। साच मतलब श्रुति। वो जो श्रुति है जिसको आपने अपौरुषेय शास्त्र कहा कि नहीं कहा? वो जो श्रुति है वो क्या है? तो साच मंत्र ब्राह्मणे। मंत्रश्च ब्राह्मणं च इति मंत्र ब्राह्मणे। मंत्र और ब्राह्मण। आया कि नहीं आया? ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। वैसे ब्राह्मणम ब्राह्मणे ब्राह्मणानि द्विवचन का ब्राह्मण है। तो मंत्र ब्राह्मणे, मंत्र और ब्राह्मण, ये क्या है बाबू? श्रुति है। श्रुति है। यही श्रुति है बाबू, है कि नहीं है? यही अपौरुषेय शास्त्र है। आया कि नहीं? यही श्रुति है। कौन? मंत्र और ब्राह्मण। मंत्र मतलब क्या वो भी समझाएंगे, और ब्राह्मण मतलब क्या वो भी समझाएंगे। ब्राह्मण मतलब यहाँ व्यक्ति की बात नहीं की जा रही। वो जनो धारे ब्राह्मण करो, वो व्यक्ति की बात नहीं की जा रही। अरे वो तो पौरुष हो गए ना, किसी पुरुष के द्वारा किए गए होंगे। हम तो अपौरुषेय शास्त्र जो श्रुति है उसकी चर्चा कर रहे हैं। आया करे? तो ब्राह्मण एक ग्रंथ भी है बाबू, ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ भी है कि नहीं है?
जिसके लिए ब्राह्मण शब्द नपुंसकलिंग में चलता है, और एक जाति विशेष के लिए है कि नहीं है, उसके लिए ब्राह्मण शब्द पुल्लिंग में चलता है। ब्राह्मण, हाँ, तो ये किसके लिए हो गया? ये तो किसी जाति विशेष के लिए हो गया, हमारे लिए हो गया। जैसे आया कि नहीं? और वो ब्राह्मणम जो आएगा नपुंसकलिंग में, वो ग्रंथ के लिए, उसके लिए नपुंसकलिंग में वो शब्द चलता है। तो दोनों अलग अलग चीज है। हम यहाँ पर किसकी चर्चा कर रहे हैं? ग्रंथ की। जो ब्राह्मण, जो ग्रंथ ब्राह्मण है उसकी बात कर रहे हैं, आया कि नहीं? ब्राह्मण ग्रंथ की बात। तो चलिए, तो मंत्र और ब्राह्मण, ठीक हुआ। ये किसको कहते हैं? श्रुति को कहते हैं। क्या लेना? मंत्र और ब्राह्मण को। तो आप कहेंगे मंत्र किसको कहते हैं और ब्राह्मण किसको कहते हैं? दोनों का पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? मंत्र किसको कहते हैं तो देखो वो स्वयं स्पष्ट करने जा रहे हैं। मंत्र क्या है? विवृत क्रिया तंत्रा मंत्राः। आया कि नहीं? क्या कहा बाबू? विवृत क्रिया तंत्रा मंत्राः। विवृत क्रिया तंत्राः मंत्राः। मंत्र किसको कहते हैं? देखो मंत्र का लक्षण आ गया, सब लक्षण ही चल रहे हैं कि विवृत मतलब विवृत किया गया है क्रिया तंत्र। क्या? विवृत क्रिया तंत्र है जिसमें अथवा जिसके द्वारा, विवृत मतलब निरूपित किया गया है क्रिया तंत्र, जिसके द्वारा पूरा क्रियाकलाप, यज्ञ में क्रियाकलाप होता है ना पूरा का पूरा, कि इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, ये सारा का सारा जो क्रियाकलाप है यज्ञ का, याग का, जो भी क्रियाकलाप पूरा का पूरा है वो विवृत किया गया है जिसके द्वारा, उसको कहते हैं मंत्र। आया कि नहीं? मंत्र से यही तो होता है बाबू। वो मंत्र में सारी बातें क्रमशः बताई जाती है कि नहीं है? क्रियाकलाप सारा का सारा स्पष्ट किया जाता है कि इसके बाद ये करो, ये करो, ये करो, है कि नहीं है? ये होम करो, ये याग करो, ये करो, फलाना ढिकना, सब होता है कि नहीं होता? तो विवृतम क्रियातंत्रम यही, क्या? विवृतम तंत्रम यही, मतलब विवृत किया गया है क्रिया तंत्र मतलब क्रियाकलाप, जिसके द्वारा उसको कहेंगे मंत्र। यही तो आया, वही तो लिख रहा है। मंत्र की परिभाषा दे दी बाबू, है कि नहीं? मंत्र किसको कहते हैं? आप लोग जो रट्टा मारते हैं तो मंत्र किसको कहते हैं भाई? कोई शंका करे तो क्या बताएंगे? मंत्र मतलब क्या? विवृत क्रिया तंत्र मंत्र। आया कि नहीं? चलो वही तो कहा है, पढ़ लो। विवृत क्रिया तंत्रा मंत्राः। इसकी टीप उसका टीका देखो बाबू, विवृत क्रिया तंत्र का देखो जुटू तुम्हारे उसमें विवृत क्रिया तंत्र है, तो ये विवृत क्रिया तंत्राः। हाँ विसर्ग रहेगा ना, वो संधि के कारण वो लोप हो गए ना बाबू। हम तो और समझाने के लिए बोल रहे हैं, है कि नहीं है? हम तो वो संधि के वो समझाने के लिए वो बोल दे रहे, स्पष्ट हो जाए बहुवचन है इसलिए, वरना वो संधि के लोप हो गया ना तो तोड़ फट मत करो, है कि नहीं? वैसा होगा तो हम बताएंगे। चलो आया कि नहीं? अरे वो हसीचो नहीं लग जाए, हसीचो क्या वो अच्छे से यह होकर के फिर उसका लोप हो जाएगा हलीसर से, तो इसलिए नहीं समझ में। ठीक हुआ? चलिए इसका देखो बाबू, नीचे से दूसरी वाली लाइन टीका टिप्पणी में क्रिया तंत्र मिला, बराबर क्या लिख रहा है? विवृतम सम्यक् निरूपितम। देखो विवृतम का अर्थ लिख रहा है, विवृतम मतलब सम्यक निरूपितम, अच्छे से निरूपितम। क्रिया तंत्र मतलब क्रियाकलाप, यही मतलब जिसके द्वारा, मतलब अच्छे से निरूपित किया गया है क्रियाकलाप जिसके द्वारा, उसको क्या कहते हैं? मंत्र कहते हैं। कितनी सटीक परिभाषा दी, नहीं दी? ठीक हुआ? यज्ञ यागादि का क्रियाकलाप जिसमें स्पष्ट किया जाता है, अच्छे से निरूपित किया जाता है, वही मंत्र कहलाता है। मंत्र की परिभाषा आई समझ में? पढ़ो बाबू। विवृत क्रिया तंत्र मंत्र। आया कि नहीं आया? और मंत्र जान लिए। दूसरा चीज कौन सी थी? श्रुति कहा था ना, ब्राह्मण। मंत्र और ब्राह्मण यही श्रुति थी। दोनों पर ये मंत्र भी बाबू अपौरुषेय है, अपौरुषेय है। अरे अपौरुषी की चर्चा चल रही है ना, कि अपौरुषेय शास्त्र क्या है तो कहा श्रुति, श्रुति क्या है तो कहा मंत्र और ब्राह्मण। मंत्र क्या है वो समझा दी। तो मंत्र जो है बाबू वो क्या है? अपौरुषेय, किसी पुरुष के द्वारा नहीं किए गए हैं। ये चीज समझेगा बाबू, है कि नहीं? किसी पुरुष के द्वारा वो नहीं किए गए, रचना नहीं की गई। कोई आदमी बैठ के लेके बैठा नहीं था कि चलो बना दे, अपौरुष है। तो मंत्र भी। और दूसरा क्या बताया था? वो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो ग्रंथ है ब्राह्मण, वो किसको कहते हैं ये भी बताइए। हमको तो वो भी नहीं पता है, हम तो कभी नाम ना सुने हैं जुटू। तो अब देखो ब्राह्मण किसको कहते बता रहे।
मंत्राणाम चुटू कर लिखा हो तो सही करना बाबू मंत्राणाम आ ले एक मात्र कम है ना मंत्राणाम स्तुति निंदा व्याख्यान विनियोग ग्रंथो ब्राह्मणम पढ़ो मंत्राणाम स्तुति निंदा व्याख्यान विनियोग ग्रंथो ब्राह्मणम इस ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं। किस ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं बाबू कि जिसमें मंत्राणाम मतलब मंत्रों की स्तुति निंदा व्याख्यान मतलब मंत्रों का व्याख्यान बाबू और विनियोग है कि नहीं क्या बोले क्या क्या बोले तुम व्याख्यान क्या आया कि नहीं आया छोटू का और चल रहा है बुद्ध के शिष्यों की बात व्याख्यान और विनियोग मंत्रों का विनियोग मतलब बाबू कि ये मंत्र किस चीज में प्रयोग करना है क्या काम करते समय ये मंत्र बोलना है ये जानना पड़ेगा ना कि ये मंत्र है तो हम जब आचमन करें तो ये मंत्र बोलो प्राणायाम करो तो ये मंत्र बोलो तो ये क्या हुआ मंत्रों का विनियोग तो मंत्रों का विनियोग जो है उन सब को बताने वाला जो ग्रंथ है उसी ग्रंथ को क्या कहता है ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मणम आया कि नहीं आया नहीं समझ में आया मंत्र अलग चीज हुई बाबू उस मंत्र की स्तुति निंदा व्याख्यान और विनियोग करने वाला बताने वाला जो ग्रंथ है उसी ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं नहीं समझ में ये ब्राह्मण ग्रंथ भी बाबू अपौरुषेय है आया कि नहीं जैसे शतपथ ब्राह्मण हुआ इत्यादि इत्यादि बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ है लेकिन ये सब भी क्या है बाबू अपौरुषेय अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष के द्वारा किए गए नहीं है अपौरुषेय समझ में आया क्लियर हुआ चलिए यही तो कहा पढ़ो मंत्राणाम स्तुति निंदा व्याख्यान विनियोग ग्रंथो ब्राह्मणम क्या तुम्हारे में कुछ अलग छपा है बोलो विनियोगादि ग्रंथो ब्राह्मणम आदि से और भी लेना हो तो ले कोई दिक्कत नहीं विनियोग ग्रंथो ब्राह्मणम यही पार्टी में चलते आया कि नहीं अरे पाठ भेद है तो बताया करो ना जब उच्चारण कराए तभी बोलना चाहिए अब जब पूरा समझा रहे तब बोलो बीच बीच में नहीं समझ में आया चलिए तो कुछ नहीं आदि जोड़ दिया और भी कुछ मंत्र संबंधित बात बताने वाला हो वो ब्राह्मण ग्रंथ है आया कि नहीं आया बहुत कुछ उसमें रहता है चलो आया आगे बढ़े हाँ फिर क्या आया अब ये काम खत्म हुआ तो हमारा भेद प्रभेद एक बार याद कर लो बाबू किसका क्या प्रभेद हुआ शुरुआत से चालू क्या किया बाबू कौन चुटू शास्त्र और काव्य और उसमें बीच में बता दिया कि पहले शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए वो अलग बात है लेकिन हम भेद प्रभेद खाली चर्चा करें तो शास्त्र और काव्य दो भेद हुए किसके वांग्मय के और उसमें फिर शास्त्र का कितने भेद बताए कौन कौन चुटू और पौरुषेय उसमें जो अपौरुषेय है वो कौन है श्रुति है यही का ना अपौरुषेयम श्रुति फिर प्रश्न हो श्रुति क्या है हमको तो ये भी नहीं समझ में श्रुति से क्या आता है ये लोग तो खाली वेद ले रहे थे लेकिन ये क्या कह रहे हैं वो साच मंत्र ब्राह्मण को भी लेना बात समझ में ब्राह्मण को भी लेना है श्रुति करके ब्राह्मण को छोड़ नहीं देना मंत्र ब्राह्मण मंत्र और ब्राह्मण उसके बाद उन्होंने मंत्र क्या चीज है और ब्राह्मण क्या चीज है ये दोनों चीज भी स्पष्ट कर दी कितना अच्छे से निरूपण करते जा रहे हैं बाबू ये कर दिया ठीक हुआ चलिए अब इसके बाद आगे जाना है हमको ठीक है ना ऋग यजुः सामवेदास्त्रयी आथर्वणस्तुरीयः वेदास्त्रयी अथर्वणश्च तुरीयः पाठ भेद है अथर्वम तुरीयम लिखा अथर्वणश्च तुरीयः आया कि नहीं आप लोग भी इसमें देखा करिए ठीक है ना चलिए ऋग यजुः सामवेदास्त्रयी अथर्वणश्च तुरीयः बोलो बाबू ऋग यजुः सामवेदास्त्रयी अथर्वणश्च तुरीयः आया कि नहीं आया सरल है बाबू क्या कह रहे इस पंक्ति के द्वारा इस पंक्ति के द्वारा आपको बताना चाह रहे बाबू ये त्रयी शब्द बहुत प्रसिद्ध शब्द है बार बार आता है त्रयी 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 तो त्रयी मतलब क्या उसको स्पष्ट करने जा रहे हैं त्रयी मतलब ये तो पक्का पता चल रहा है तीन चीज होंगी तीन चीजों का जो समुदाय उसी को त्रयी कहेंगे आया कि नहीं आया
वो त्रयी कौन कौन है बाबू? तो उसके लिए लिख दिया कि त्रयी कौन है, तो ऋग यजुः सामवेदास्त्रयी। समझ में आया? ये वेद शब्द बाबू सबके साथ जोड़ना, ध्यान दो। हाँ। ऋग के साथ भी वेद शब्द जोड़ना, यजुर के साथ भी जोड़ना और साम के साथ भी जोड़ना। तो अब बताओ चुटू, त्रयी मतलब कौन कौन चीज हुई बताओ? ऋग्वेद, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, 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 रे बोलना उसमें, हाँ। यजुर शब्द है, यजुर्वेद आया कि नहीं? यजुर्वेद और सामवेद। और सामवेद, ये 3 प्रकार के वेद है ना, इनको क्या कहते हैं बाबू? त्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रयी कहते हैं। बोलो कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को ही त्रयी कहते हैं। आया कि नहीं? त्रयी करके। और अथर्वणश्च तुरीयः, देखो क्या जोड़ दिया? अथर्वणश्च तुरीयः। और अथर्ववेद नाम का एक वेद है ना, अथर्ववेद, तो वो तुरीयः, तुरीयः मतलब चतुर्थ, चतुर्थ। ये भी एक चौथा जोड़ दिया जाता है। तो कुल मिला के 4 वेद होते हैं, है कि नहीं है? अरे अपौरुषेय शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं ना, तो स्पष्ट कर रहे हैं वो वेद कितने हैं, क्या है। तो त्रयी से तो क्या लिया जाएगा? त्रयी कहोगे तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये त्रयी है। आया कि नहीं? त्रयी से यही आएंगे। और एक अथर्वणश्च चतुर्थ, तुरीयः मतलब चतुर्थ, तुरीयः मतलब चतुर्थ। नहीं समझ में? मतलब अथर्ववेद एक चतुर्थ है, अथर्ववेद भी वेद है। तो कुल मिला के ये बता दिया कि 4 वेद है, इसका आपको यहाँ निरूपण कर दिया। कितने वेद है बाबू? 4 वेद है। कौन कौन नयन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद है। आया कि नहीं आया? बस यही तो चर्चा की। चलिए हाँ, अब प्रश्न आएगा ऋग्वेद किसको कहते हैं? देखना बाबू इनके लिखने का ढंग इतना अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। ऋग्वेद किसको कहते हैं? यजुर्वेद किसको कहते हैं? सामवेद किसको कहते हैं? और अथर्ववेद किसको कहते हैं? आया कि नहीं? हाँ। ये एक एक का बताने जा रहे हैं कि ये ऋग्वेद है, ये यजुर्वेद है, ये सामवेद है, ये अथर्ववेद, इस तरह करके जा रहे हैं। लेकिन आप लोग बस इतना लगा करके आइए, पाठ भी लंबा ना हो जाए। और विराम दे बाबू, क्या समय हो रहा है? 4:30 बज गए। तो आप लोग इतना पहले लगा करके आइए, ठीक है ना? लेकिन इसमें कोई भी चीज़ बाबू छोड़ने लायक है नहीं, इसको याद ही कर लो, है कि नहीं है? इसको याद ही कर लो, कुछ है नहीं इसका भेद प्रभेद में, क्योंकि ऐसी बड़ी भाषाएं कहीं मिले कि नहीं, है कि नहीं? अब देव की तरह ज़्यादा बुद्धिमान हो तो कोई बात नहीं, मत करके आना। लेकिन आप लोगों के लिए कह रहे चुटू करके आना है बाबू, है कि नहीं है? इसको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है ना? कुछ नहीं है। अरे क्या क्या पाठ में आज विचार किए, याद कर लो बाबू। अनुबंध चतुष्टय की चर्चा की, इसका लक्षण, फिर अनुबंध चतुष्टय क्या है, इस ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय क्या है, ये भी जाना। और इसके बाद द्वितीय अध्याय में प्रवेश किया तो ये चीज जानी। आप लोग इतना याद करके तैयार करके आइए तो फिर हम चले। समझ में आया? रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।